क्या इस ठंड के कहर से कोई बच पाएगा? राज खुलने ही वाला है। उससे पहले प्लीज सैम संडर टून्स को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। चलिए देखते हैं। उत्तर भारत झारखंड के सिद्दी गांव उस छोटे में जैसे ही बारिश की आखिरी बूंदें सूखी, ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण सर्दी नहीं थी। सुबह की हवा में इतनी गहरी धुंध थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। खेतों में ओस की बूंदें ऐसे जमी थी जैसे कांच के टुकड़े हों। गांव के दो किसान, शंभू और उसका साथी, खेत की मेड़ पर खड़े होकर अपनी हथेलियां रगड़ रहे थे। अरे भाई, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना। कसम से सांस लेते ही ऐसा लगता है जैसे बर्फ के टुकड़े गले के अंदर चले गए हों। हाँ भाई शंभू, सच कह रहा है तू। इस बार की ठंड तो पिछले 10 सालों की कसर निकाल रही है। रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता और खेत में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। पर क्या करें, पेट जो ना कराए। और ऊपर से वो ठंडी हवा, देख रहा है मेरे बैल भी कैसे थर थर कांप रहे हैं। बेचारे बेजुबान। लगता है आज हल चलवाने से पहले मुझे इन्हें अपनी पुरानी कंबल ओढ़ाने पड़ेंगे, वरना ये बीमार पड़ जाएंगे। सही कह रहे हो। इतनी सर्दी में तो हम इंसानों की हड्डियां भी जम जाती हैं। ये तो फिर भी जानवर हैं। पर भाई, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अगर आज हल नहीं चला तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? हाँ, कड़वा है पर सच है। चलो, मैं अब घर जाता हूँ। देखना पड़ेगा कि घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ है भी या नहीं। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। राम राम। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां एक मजदूर रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ था। वह जो रोज कमाता, उसी से शाम को उसका और उसके परिवार का पेट भरता था। श्याम अपनी पत्नी राधा और एक छोटे बच्चे के साथ वहां रहता था। झोपड़ी के अंदर ठंड सीधे हड्डियों में घुस रही थी। श्याम, सुन रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि तुम जो कमाते हो वही हम शाम को खाते हैं। पर डिब्बे अब खाली हो चुके हैं। आटा खत्म हो गया है और चावल के बस कुछ दाने बचे हैं। हाँ राधा, मुझे सब पता है। मैं देख रहा हूँ। पर क्या करूँ? इस जालिम ठंड की वजह से पिछले 2 दिन से कोई भी काम नहीं मिला। कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो काम कौन देगा? पर श्याम, हमारे पास बस आज का ही खाना बचा है। अगर आज कुछ नहीं आया तो कल बच्चा भूखा सोएगा। नहीं राधा, ऐसा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जाता हूँ। मैं काम ढूंढ कर ही वापस आऊँगा, और आते वक्त जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊँगा ताकि रात को आग जला सकें। ध्यान से जाना श्याम, और खाली हाथ मत लौटना। श्याम अपने फटे हुए गमछे को सिर पर बांधता है और उम्मीद लिए घर से निकल पड़ता है। श्याम चलते चलते गांव के चौक पर पहुंचता है। वहां सन्नाटा था। सिर्फ शंभू और हरिया एक छोटी सी आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। श्याम भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। अरे शंभू भाई, हरिया भाई, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? इतनी दोपहर हो गई, काम पर नहीं गए क्या? अरे नहीं श्याम भैया, क्या बताएं, कोई काम नहीं मिल रहा। सब सेठ लोग अपना काम धंधा बंद करके रजाई में घुसकर बैठे हैं। मंडी बंद है, दुकानें बंद हैं। हाँ श्याम, मैं भी सुबह से काम की तलाश में ही निकला हूँ। घर पर राशन और लकड़ियाँ सब खत्म हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। हाल तो मेरा भी वही है भाई। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, चलो जंगल चलते हैं।
कुछ लकड़ियां ही ले आते हैं, उन्हें बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं, और अगर रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ जंगल, मैं तो खेत की तरफ जाऊंगा। शायद जब सूरज निकले तो कोई काम मिल जाए। शंभू और श्याम अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और घने कोहरे के बीच जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल से लकड़ियां काटने के बाद श्याम और शंभू वापस गांव की ओर लौटते हैं। उनके सिर पर लकड़ियों का बोझ था और मन में काम न मिलने की चिंता। तभी उन्हें गांव के सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची आदमी सेठ धनीराम का घर दिखाई देता है। श्याम, आज के गुजारे के लिए कुछ तो करना होगा। वो देख, सेठ धनीराम बाहर खड़ा है। हाँ शंभू, मैं तो बोलता हूँ कि सेठ के पास जाकर ही काम मांगते हैं। सुना है वो बहुत अमीर है, कुछ ना कुछ काम तो दे ही देगा। दोनों हिम्मत करके सेठ धनीराम के आलीशान दरवाजे पर पहुंचते हैं। सेठ धनीराम, जिसने मोटे ऊनी कपड़े पहने थे, उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ता है। श्याम, नमस्कार सेठ जी। हाँ, बोलो श्याम और शंभू, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? क्या चाहिए? सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाता तो हमारा गुजारा चल जाता। घर में खाने को कुछ नहीं है। सेठ धनीराम अपने मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में एक चालाकी चमक उठती है। वैसे भी कोई मजदूर मिल नहीं रहा और ये दोनों जरूरतमंद लग रहे हैं। इन दोनों से आधे दाम में काम कराऊंगा, मुनाफा ही मुनाफा। देखो, काम तो है पर मौसम बहुत खराब है। काम तो दे दूंगा मैं तुम दोनों को, पर सुन लो, आज मैं सिर्फ आधे दिन की ही मजदूरी दूंगा। मंजूर है तो बोलो। श्याम और शंभू एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। उनके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर है। तो ठीक है, श्याम तुम मेरे खेत में जाकर मिट्टी खोदो और शंभू तुम मेरे घर के पीछे का काम करो। जाओ, काम शुरू करो। श्याम सेठ के खेत की तरफ चला जाता है। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। ठंडी हवा सीधे शरीर में चुभ रही थी। हे भगवान, खेत में तो बहुत ठंड है, हाथ भी नहीं चल रहे। पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा, पर राधा और बच्चे का चेहरा याद करके काम करना ही पड़ेगा। चलो श्याम, हार मत मान। शाम तक श्याम ने खून पसीना एक कर दिया। काम खत्म करके वह थका हारा अपने घर लौटता है। श्याम, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम लकड़ियां लेकर आए। वैसे भी लकड़ियां खत्म होने वाली थीं। और बताओ, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ राधा, सेठ के खेत में काम तो मिला, पर सेठ बहुत चालाक है। उसने कहा कि आधे दिन का ही काम माना जाएगा। उसने आज पैसे नहीं दिए, कहा कल आकर ले लेना। कोई बात नहीं, कम से कम कल पैसे तो आएंगे। तुम खाना खा लो। अगले दिन सुबह सुबह श्याम सेठ के घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि पैसे मिलेंगे तो वो राशन खरीदेगा। बोलो श्याम, फिर आगे? सेठ जी, मैं कल के काम के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है।
राशन लेना है तो कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। ये लो 100 रुपये, कल के आधे दिन के। पर सेठ जी, सिर्फ 100 रुपये? ये तो बहुत कम है। मैंने तो बिल्कुल खराब मौसम में इतनी ठंड में पूरा दिन काम किया था। ये तो अन्याय है सेठ जी। जुबान मत लड़ा श्याम, इतने पैसे बहुत हैं और पैसे चाहिए तो और कम कर। मुफ्त में खैरात नहीं बांटता मैं, लेना है तो लो वरना जाओ। ठीक है सेठ जी, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाइए, भगवान सब देख रहा है। श्याम चुपचाप वो 100 रुपये उठाता है और भारी कदमों से वहां से निकल जाता है। उसका दिल टूट चुका था। श्याम रास्ते पर सिर झुकाए चल रहा था। तभी उसे गांव का एक बुजुर्ग समझदार काका मिलता है। श्याम बेटा, क्या हुआ? इतना दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? तेरी चाल बता रही है कि मन भारी है। कुछ नहीं काका, इस गांव में मेहनत का मूल्य कोई नहीं देता। मैंने सेठ के यहाँ जानवरों की तरह काम किया और उसने भीख की तरह 100 रुपये दिए, इसीलिए दुखी हूं। क्या हुआ? मुझे ठीक से बताओ। काका, मैंने इतनी ठंड में काम किया और बदले में सिर्फ 100 रुपये मिले। इतने में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं आएगा। बेटा, ये तो बहुत कम है, पर तुम कब तक दूसरों के लिए काम करोगे? तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? अपनी मेहनत का फल खुद खाओ। काका, मेरे पास बस यही 100 रुपये है। इतने कम पैसों में क्या ही होगा? कौन सा धंधा शुरू होगा? बेटा, पैसा कम है पर हौसला तो है ना। घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। कोई छोटा काम शुरू करो जिसकी अभी लोगों को जरूरत हो। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। श्याम काका की बात सुनकर विचार करता हुआ सीधा घर जाता है। श्याम, तुम आ गए? पैसे ले आए क्या सेठ जी से? हाँ राधा, पैसे तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ 100 रुपये दिए हैं उस जालिम ने, वो भी आधे दिन के बोलकर। 100 रुपये? ये तो बहुत कम है श्याम, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ राधा, इसलिए मैंने फैसला किया है, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। मैंने सोचा है कि अब हम अपना कुछ काम शुरू करेंगे। लेकिन श्याम, हम क्या शुरू करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? वही मैं सोच रहा हूँ। हमारे पास यही 100 रुपये हैं, उसी से कुछ करना होगा, क्योंकि सेठ तो हमें उधार पैसे देगा नहीं। ठीक है, सुनो, ठंड बहुत है, लोगों को कुछ गर्म खाने का मन करता होगा। कैसा रहेगा अगर हम गाजर का हलवा बेचें? अरे वाह राधा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी रखेंगे। हाँ, तो श्याम तुम बाजार से 100 रुपये की गाजर, दूध और चीनी ले आओ। हम कल से ही शुरू करेंगे। श्याम में नई ऊर्जा आ जाती है। वह बाजार जाता है, 100 रुपये में जितना सामान आ सकता था ले आता है। राधा रात भर जागकर गाजर घिसती है और बड़े प्यार से हलवा बनाती है। अगली सुबह श्याम गांव के चौक में एक छोटा सा ठेला लगाता है। पास में ही आग जल रही थी। गाजर के हलवे की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। अरे श्याम बेटा, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। गाजर का हलवा और चाय काका, आइए चख कर देखिए। अरे वाह बेटा, इस कड़ाके की सर्दी में गाजर का हलवा और चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे एक प्लेट हलवा दे दो। अरे मुझे भी चाय दे दो श्याम, और हलवा भी। लोग खाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये चैनल में सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी कर दो। पर सब्सक्राइब करें,
फिर श्याम, क्या बात है, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। सेठ की गुलामी से तो ये लाख गुना अच्छा है। धीरे धीरे श्याम का ठेला चल पड़ता है। उसकी कमाई होने लगती है। यह खबर सेठ धनीराम तक पहुंचती है। सेठ अपने घर की खिड़की से यह सब देख रहा था। शंभू, इधर आ। ये श्याम कहाँ है? 2 दिन से मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो अब नहीं आएगा। उसने अपना धंधा चालू कर दिया है। हलवा बेच रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है। ओह, ऐसा है क्या? कल का मजदूर आज मालिक बन गया? सेठ मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई मेरे खेतों में सस्ते में काम करेगा। इस श्याम का कुछ करना पड़ेगा। इसका धंधा बंद कराना ही होगा। अगले दिन सेठ बाजार में घूम रहा होता है। उसकी नजर सब्जी वाले पर पड़ती है, जिससे श्याम गाजर खरीदता था। अरे सब्जी वाले, कैसे हो? धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस सेठ जी, काम तो मंदा ही चल रहा है, पर अभी श्याम ने ठेला शुरू किया है तो वो रोज मुझसे थोक में सब्जी और दूध खरीदता है, तो मेरा काम ठीक ठाक चल जाता है। और पता है सेठ जी, श्याम का धंधा इतना अच्छा चल रहा है कि वो जल्दी ही आपसे ज्यादा अमीर बन जाएगा या गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम श्याम को बर्बाद कर दो। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं तुम्हें मुफ्त में गाजर और दूध दूंगा। इसमें मैंने एक केमिकल मिलाया है। कल जब श्याम आए तो उसे यही सामान देना। बदले में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ की साजिश तैयार थी। उसने गाजरों में इंजेक्शन से जहरीला केमिकल डाल दिया था। अगले दिन श्याम हमेशा की तरह सब्जी वाले से गाजर खरीद कर ले जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने हलवा बनाया और बाजार में ठेला लगाया। श्याम भाई, एक प्लेट गाजर का हलवा लगा देना, बहुत भूख लगी है। भाई, बिल्कुल अभी लीजिए। जैसे ही ग्राहक गाजर का हलवा खाते हैं, थोड़ी ही देर में उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है। कस्टमर एक दर्द से कराहते हुए, आह, अरे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। श्याम, ये क्या खिला दिया? देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। श्याम घबरा गया। वह तुरंत अपना ठेला छोड़कर बीमार लोगों को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने मरीजों की जांच की। श्याम बाहर खड़ा कांप रहा था। श्याम, अच्छा हुआ तुम इन्हें समय पर अस्पताल ले आए। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें जहर था। लेकिन इन्होंने तो मेरा बनाया हलवा खाया था और मैंने तो कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल नहीं की। मैं अपनी पत्नी और बच्चे की कसम खाता हूं। अगर तुम सच कह रहे हो तो पक्का या तो दूध खराब होगा या गाजर। मैं इन दोनों को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजता हूं। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए किसी को भी हलवा मत खिलाना। श्याम का ठेला बंद हो गया। पूरे गांव में बात फैल गई कि श्याम ने जहरीला खाना खिलाया है। सरपंच ने पंचायत बुला ली। अगले दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी। पूरा गांव इकट्ठा था। सेठ धनीराम आगे बैठकर मुस्कुरा रहा था। श्याम सिर झुकाए खड़ा था। सरपंच, श्याम, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम्हारा खाना खाने से लोग बीमार पड़ गए हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं। मैंने तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया था और गाजर तो गांव के सब्जी वाले से खरीदी थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। सरपंच, डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट आई है? सरपंच जी, मैंने जांच की है। रिपोर्ट में पता चला है कि गाजर में एक खतरनाक केमिकल मिला हुआ था। यह हलवे की गलती नहीं, उस कच्ची गाजर की गलती है। इसका मतलब गलती सब्जी वाले की है। सब्जी वाले, आगे आओ, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। ये गाजर तो मुझे सेठ धनीराम जी ने दी थी। उन्होंने ही कहा था कि ये श्याम को दे देना।
सब्जी वाले की बात सुनकर सब सन्न रह गए। सबकी नजरें सेठ धनीराम पर टिक गईं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया है इसे। ये मुझे फंसा रहा है। नहीं सरपंच जी, ये सब्जी वाला सच बोल रहा है। मैं सेठ के घर काम करता हूँ। मैंने खुद सेठ जी को गाजरों में इंजेक्शन लगाते देखा था, और ये सब उन्होंने श्याम की तरक्की से जलकर किया है। शंभू की गवाही ने सेठ का झूठ पकड़ लिया। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। सेठ धनीराम, एक मेहनती गरीब का पेट काटने के लिए तुम इतना गिर गए? लोगों की जान जोखिम में डाल दी? मुझे माफ कर दीजिए। मैं श्याम की कामयाबी से जल गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सबके इलाज का खर्च देने के लिए तैयार हूँ। इलाज का खर्च तो तुम्हें देना ही होगा, साथ ही श्याम को उसके नुकसान की भरपाई भी देनी होगी। और आगे से गांव के किसी मजदूर को परेशान किया तो गांव से निकाल दिए जाओगे। पंचायत के फैसले से सब खुश थे। सेठ ने जुर्माना भरा। श्याम की ईमानदारी जीत गई। देखा श्याम, मैंने कहा था ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उस दिन के बाद श्याम ने अपनी मेहनत से एक बड़ा ठेला लगाया। अब पूरा गांव उसका हलवा खाता था। और अब ठंड श्याम को डराती नहीं थी, क्योंकि मेहनत की गर्मी उसके साथ थी। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, तो ऐसे ही आगे प्यार दिखाए सैम सुंदर टून्स चैनल को, या प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक, तब मिलते हैं अगली रोमांटिक कहानी पे। तब तक के लिए ये वीडियो को देखिए।